14 सितंबर को हिंदी दिवस है। हिंदी आज अपने आप को कहाँ खड़ी पा रही है, हिंदी के क्या मायने हैं, किस तरीके से तकनीक के दौर में हिंदी संघर्ष कर रही है, आइए इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर निरंजन कुमार जी से। हिंदी जब हम लोग कहते हैं तो आम तौर पर जो जन सामान्य हिंदी का मतलब समझता है हिंदी एक भाषा और साहित्य, लेकिन हिंदी आज एक भाषा और साहित्य से उसका दायरा, उसकी परिधि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम हमारे हिंदी विभाग में ही देखें अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो हम न केवल भाषा पढ़ाते हैं, न केवल साहित्य पढ़ाते हैं, बल्कि हम जनसंचार का भी कोर्स पढ़ाते हैं। उसमें हम अनुवाद भी पढ़ाते हैं, उसमें हम फिल्म संबंधित विषयों को भी पढ़ाते हैं, उसके माध्यम से हम संस्कृति का भी परिचय देते हैं। तो हिंदी को बहुत सीमित करके जो देखा जाता है भाषा और साहित्य, यह हिंदी की अपेक्षाकृत एक सीमित अवधारणा पहले थी, लेकिन अब यह बदल रहा है। सर, हिंदी की वर्तमान में स्थिति क्या कुछ देखते हैं आप? जैसा कि वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो भाषा, साहित्य और हिंदी की विभिन्न विधाओं की बात करें तो आप देखना चाहिए आपको कि जरूर किसी समय में हिंदी सिर्फ साहित्य और भाषा तक सीमित थी, लेकिन आज हिंदी के विषय बहुत विस्तार हो चुका है। और आप देखें एक भौगोलिक स्तर पर भी और विषय वस्तु के स्तर पर भी हिंदी जो एक सीमित क्षेत्र के, सीमित तो मैं नहीं कहूँगा, हालांकि आज़ादी के पहले ही हिंदी का विस्तार देश के विभिन्न हिस्सों में हो चुका था। अब हिंदी सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि भारत को लांघ कर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, आप जानते हैं कि जो भारत के प्रवासी जिन जिन देशों में गए, यहाँ के साथ साथ अपनी भाषा भी लेकर गए। मॉरिशस है, फ्रेंच गुयाना है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश हैं, और यही नहीं अमेरिका, यूरोप के देशों में भी, खासतौर से अमेरिका की बात करें जहाँ पर कई विश्वविद्यालयों में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, वहाँ पर भी जो भारतीय हैं उसमें बड़ी तादाद में हिंदी भाषी हैं। और इस रूप में आप देखें तो हिंदी आज भारत सिर्फ अकेले अमेरिका के 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। तो हिंदी के विस्तार की जहाँ तक बात करें तो हिंदी का मुझे लगता है कि पहले से काफ़ी भाषा के संदर्भ में काफ़ी विस्तार हुआ है। सर, लेकिन अगर देखा जाए तो आज़ादी के 70 साल हम बीत चुके हैं और आज भी हिंदी अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है। जब आज़ादी का समय था उस दौरान भी हिंदी को लेकर लड़ाई चल रही थी, भाषा को लेकर के कि मातृभाषा बनाई जाए, और वही संघर्ष आज भी देखने को मिलता है, एक भाषा के रूप में देखने को मिलता है हमें। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका कि आज़ादी के 70 साल के बाद और जब बल्कि 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और जिसे राजभाषा हिंदी हमने घोषित किया था, और इसे राजभाषा हिंदी बनने के पहले इसे हिंदी राष्ट्रभाषा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान थी। यह भी हमें जानना चाहिए कि हिंदी को उस समय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा बनाने वाले जो जिन लोगों के स्वर उठे थे, कोई हिंदी भाषी नहीं था। महाराष्ट्र के चाहे श्रीमान पेठे हों, या बंगाल के केशव चंद्र सेन हों, या गुजरात के दयानंद सरस्वती हों, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, वह 50 नाम ले सकता हूँ जो हिंदी क्षेत्र के बाहर के लोग हैं। लेकिन आज़ादी के बाद संविधान में एक विचित्र स्थिति हिंदी की हुई। उसकी वजह से हिंदी यद्यपि राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई, लेकिन उसे शिक्षा में, सरकारी कामकाज में और विचार विमर्श में जो सम्मान मिलना था, उस रूप में हिंदी वह उसे को नहीं मिल पाया। और इसलिए हिंदी आज भी संघर्ष कर रही है, शिक्षा माध्यम के रूप में, उच्च शिक्षा में, विचार विमर्श के माध्यम के रूप में, और सत्ता, प्रतिष्ठान और रोजगार की भाषा के रूप में। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार इसके लिए थोड़ा सा पहले के मुकाबले, बल्कि थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन की लहर एक दिखाई तो पड़ रही है। सर, क्या ऐसा लगता है कि राजनीति का शिकार हो रही है हिंदी? जी, इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि आज़ादी के तत्काल बाद उस समय राजनीति भी से कह सकते हैं, या जाने अनजाने जो पाश्चात्य का, जो हमें पश्चिमी जो सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति का जो एक तरह से उसके आक्रांत थे लोग, उस आक्रांत होने की वजह से भारत के बुद्धिजीवियों में, राजनेताओं ने हिंदी को वह स्थान वो नहीं दिला पाए जो हिंदी को स्थान की आवश्यकता थी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने लगातार वकालत की थी। तो राजनीति एक तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा दो मॉडल का
दो दृष्टियों का संघर्ष था, भारतीयता का और पश्चिमी दृष्टि का संघर्ष। और उसमें कहीं ना कहीं हिंदी के साथ राजनीति भी हुई, और ख़ास तौर से देखें तो उसके बाद में हिंदी के खिलाफ कई राज्यों में, ख़ास तौर से उन क्षेत्रीय भाषाई राज्यों में जहाँ पर हिंदी की शुरुआत वहाँ पर भी हुई थी, वहीं के लोगों ने किया था। लेकिन सस्ती राजनीति, क्षुद्र राजनीति के आड़ में उन लोगों ने हिंदी के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन चलाया, जबकि हिंदी का संघर्ष उन क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं था। हिंदी का संघर्ष तो अंग्रेजी से था, और उन क्षेत्रीय भाषाओं का संघर्ष भी अंग्रेजी से है। तो यह बात आपकी काफी हद तक ठीक है कि हिंदी के साथ एक राजनीति तो हुई है। यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज भी हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। हाँ, फिर मैं वही दोहराऊंगा इस बात को कि हिंदी का संघर्ष हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं है, वो तो हम सारी भारतीय भाषाएं हैं, और सारी भारतीय भाषाओं को साथ साथ रहना है, बढ़ना है। लेकिन चूंकि एक भाषा किसी भी देश में एक राष्ट्रभाषा के रूप में उसे हम चयन करते हैं, जो संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य करती है और पूरे देश में व्यवहृत होती है, और वह स्थान आज़ादी के 100 साल से पहले इस बारे में लोग सोच चुके थे। तो वही बात आज़ादी के बाद भी उसकी आवश्यकता है, और हिंदी अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रही है और बहुत मजबूती से बढ़ रही है। हालांकि ये समय साध्य जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। सर, मौजूदा समय में अगर देखें तो हम तकनीक से मतलब खेलते हुए नजर आते हैं। कोई भी चीज होगी हम तकनीक के भरोसे चले जाते हैं। तो तकनीक के दौर में हिंदी को हम कहाँ खड़ा पाते हैं? गणेश जी, आपका जो ये प्रश्न है कि तकनीक से भाषाई ज्ञान के सही या गलत होने का वैसा सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन तकनीक का एक बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे वर्तनी के शुद्धि अशुद्धि से तकनीक से वैसा उसका संबंध नहीं है भाषा के वर्तनी का। लेकिन तकनीक से एक बड़ा लाभ जो होता है कि भाषा का जो प्रचार प्रसार है वह बहुत सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे देश का कोई व्यक्ति दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाता है, या अपने ही देश के ऐसे हिस्से में जो अभी अपेक्षाकृत हिंदी से अछूती है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु का ही कोई गांव, और जहां पर अगर आप वहां हिंदी भाषी हैं और सरकारी किसी बैंक में काम कर रहे हैं, और वहां पर काम करते समय आपको वहां पर संवाद के लिए किसी को हिंदी में रुचि हो, हिंदी सिनेमा के कारण ही, लेकिन अगर उससे आप संवाद करेंगे तो थोड़ी बहुत बातचीत करके थोड़ी बहुत हिंदी सिखा सकते हैं। लेकिन उस तमिलनाडु के उस ग्रामवासी को अगर हिंदी सीखना हो तो उस जमाने में वो ऐसी सुविधा नहीं थी जो आज तकनीक के माध्यम से संभव है। वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम हैं, भारत सरकार की ही कई बहुत सारी स्कीम हैं, और भारत सरकार के कई पोर्टल हैं जहां पर हिंदी सीखना, समझना और प्रचार प्रसार करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। तो इस रूप में भाषाई प्रचार प्रसार में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और भाषाई ज्ञान में भी उसकी भूमिका होगी। क्या मौजूदा जो साहित्य है, क्या मौजूदा साहित्य ने हिंदी के स्वरूप को बिगाड़ा है या और बेहतर बना दिया? अच्छा, हाँ, यह बात जरूर है कि चूंकि जो पीढ़ी निकल कर आ रही है, जिसे कहते हैं ना ये कंप्यूटर पीढ़ी है। हम लोगों ने जब आंख खोला था उसमें टीवी भी नहीं था, और आज के पिछले 20-25 सालों से कंप्यूटर तो 15-20 साल से तो है ही अपने देश में, 95 के बाद से, और महानगरों में तो पूरी तरह से। तो तकनीक ने एक काम किया है कि रातों रात लोकप्रियता हासिल करने का एक भूख जगा दिया है, खासतौर से युवा पीढ़ी में। तो उसके माध्यम से युवा पीढ़ी तकनीक के, जैसे सोशल मीडिया है, साहित्य की रचना तो कर रहे हैं खूब, और साहित्य की रचना पहले भी होती रही होगी, लेकिन वो उसको अभिव्यक्त यानी लिख भी देते हैं, उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने पोस्ट करके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, तत्काल लोकप्रियता पाने के लिए कई बार बहुत ही ऐसे साहित्य की रचना करते हैं जिससे उनको तत्काल किसी विवाद या किसी उनको अचानक से लोग जानना शुरू करते हैं। जबकि साहित्य साधना जो होती है वो एक लंबी साधना होती है, बहुत ही परिश्रम की साधना है। कोई भी बड़ा साहित्य, कोई भी महान साहित्य अचानक से तत्काल में नहीं पैदा होता, एक लंबी प्रक्रिया में साहित्यकार रचना करते हैं, और वही साहित्य महान साहित्य होता है जो मानव जीवन के जो उदात्त विषय हैं, जो मानव जीवन के मूलभूत विषय हैं, जो सत और असत का संघर्ष है, उस सत असत के संघर्ष में जो सत्य के साथ है वही साहित्य कालजयी होता है,
और कालजीवी भी होता है। तकनीक ने अचानक से लोगों को फैलने का, प्रचारित होने का एक भूख जगा दिया है, और इसलिए अचानक में वो तत्काल जैसा तैसा साहित्य रचकर भी किसी तरह से उसको रच देना चाहते हैं, जो लंबे समय में उनके लिए भी लाभकारी नहीं है और हिंदी साहित्य के लिए भी लाभकारी नहीं है। तो आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर निरंजन कुमार जी को, जिन्होंने कहा कि तकनीक से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह आजादी के समय में हिंदी का संघर्ष जारी था, आज भी भाषीय हिंदी का संघर्ष जारी है, लेकिन मौजूदा सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी काम कर रही है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।